आइए तो आज हम लोग फिर से बात करते हैं बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, नेक्स्ट पार्ट का, है ना, नेक्स्ट लेक्चर। तो शायद हम आपको एक न्यूमेरिकल दे के गए थे पिछले क्लास में, और उसमें दे के गए थे कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, और एक क्वेश्चन था शायद आपके लिए ऐसा था, एक ट्रायंगल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन शायद यही होगा। एक ट्रायंगल था जिसके वर्टेक्स पे चार्जेस हैं और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, उसके सेंट्रोइड पे, है ना, ऐसे, है ना, एक पता नहीं कैपिटल क्यू चार्ज ऐसे रखा गया है ना। अब क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कैपिटल क्यू चार्जेस है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये आपका साइड लेंथ मान लो कि ए वगैरह होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस चार्ज पे एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, है ना, इस चार्ज पे एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। अब ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये और उतना ही डिस्टेंस ये, और साथ साथ क्या होते हैं साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जितने भी साइड्स होते हैं वो कितने एंगल पे होते हैं, 60 डिग्री पे होते हैं। बोलो कोई दिक्कत बाबू नहीं, शाबाश। आओ अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज कैपिटल क्यू है। तो सोचो कि हमें फोर्स किस पे निकालना है, तो जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है हम उस चार्ज के बारे में देखेंगे, उस चार्ज को देखेंगे सिर्फ। बात समझ में आ रही? फोर्स बहुत सारा लग रहा है, देखो ये चार्ज इसको इधर की ओर रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको इधर की ओर रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको इधर की ओर रिपेल, तो तमाम सारे फोर्सेज इस पे लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इस कैपिटल क्यू चार्जेस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पे फोर्स लगाने वाले कौन कौन से चार्जेज हैं पहले उनको ढूंढना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में नहीं, हर एक क्वेश्चन में। तो सोचो कि इस क्यू पे फोर्स, देखो एक चीज याद रखना कि हम खुद एक आदमी है तो हमारे ऊपर फोर्स हमारे कारण ही नहीं लगेगा, हमारे पे जो फोर्स लगेगा वो दूसरे ब्लॉक के कारण लगेगा, दूसरे बॉडीज के कारण लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चेयर है या यहाँ पे आप खड़े हो गए तो आप हमको अट्रैक्ट कीजिएगा और हम भी आपको अट्रैक्ट करेंगे, बात समझ में आ रही? लेकिन हम पे देखोगे फोर्स तो हम क्या हैं कि आपके द्वारा अट्रैक्ट हुए हैं। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, अट्रैक्ट करते हैं। शाबाश। तो कह रहा है क्या कि जिस पे फोर्स निकालना है हम उसी चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो फोर्स किस पे लगाना है, इस पे। तो देखो फोर्स कैसे लगता है साहब, हमें पता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस, बहुत बढ़िया, टू चार्जेस, बहुत बढ़िया। देख ये क्यू को क्या करेगा साहब, ऐसे रिपेल करेगा। मान लो कि वो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब देख इसके कारण तो काम हो गया साहब, इस चार्ज के कारण इस पे देख, ये चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इस पे फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। अब देख और भी बचा, हाँ एक चार्ज ये बचा, तो ये इस पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम देखो कि मास्टर आपने सब फोर्सेस को एफ रखा है, आपने सब फोर्सेस को एफ रखा है, सब फोर्स इक्वल रखे हैं, क्यों रखे हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं। क्या है रीजन, तो देख कहता है क्या कि एफ है क्या, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो तुम सोचो इसका एक डायग्राम बना लो इधर पे, तो एक नीचे की ओर साहब एफ, इधर की ओर एफ और इधर की ओर एफ, ठीक है। अब आप सोचो कि साहब ये पूरा का पूरा कितना होता है, 360 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120, मतलब सब कितने एंगल पे हो जाएंगे, 120 और 120 डिग्री के एंगल पे तीनों फोर्सेज हो जाएंगे। अब तीनों फोर्सेज इक्वल का क्या मतलब है, देख बेसिकली एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। एफ बराबर क्या होता है बाबू, के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। शाबाश, नहीं आया। अब तो अब कह रहे हैं क्या कि सोचो कि के तो कांस्टेंट है, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, और Q2 की वैल्यू है कितनी साहब, कैपिटल Q। इसके लिए देख लो, इसके लिए देख, Q1 की वैल्यू हो गई Q और कैपिटल, और Q2 की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल Q। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो आप R मान लो, क्या मान लो बाबू, R मान लो, अरे कुछ भी मानना पड़ेगा मान लो, तो ये R मान लिया। तो सोचो कि ये वाला फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, यही हो गई। आओ अब इसके कारण इस चार्ज का फोर्स देखो, तो इसके कारण समझ में आ रहा है साहब, तो इसके कारण फोर्स देखोगे तो इन दोनों के बीच देखो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, उतना ही डिस्टेंस ये होगा। क्यों ऐसा होगा, जितना डिस्टेंस इसका होगा, ध्यान समझ, उतना ही डिस्टेंस ये होगा, उतना ही डिस्टेंस हमारी ये भी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है साहब, बहुत बढ़िया साहब।
तो अगर ये आर माने हैं तो ये भी आर मानना पड़ेगा और ये भी क्या होगा, आर होगा। तो सोच इस वाले में देख, इसका अगर फोर्स लिखोगे, इस वाले को फोर्स लिखोगे तो एफ बराबर क्या लिखोगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर का स्क्वायर। सेम वही आया इस वाले फोर्स के लिए। देखो कौन सा बच्चा, इस वाले फोर्स के लिए देखो तो के Q1 Q2 कैपिटल Q बाई आर का स्क्वायर। तो साहब मैग्नीट्यूड सभी फोर्सेस का क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड सभी फोर्सेस की क्या है, सेम है। इसीलिए हमने क्या कर लिया साहब, एफ मान लिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोच थोड़ा सा वेक्टर में ये कुछ चीजें हैं कि याद रखना, नहीं तो साहब अब ऐसे अब फिर से लिखोगे आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो फिर ये बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, छोटा सा सोल्यूशन लंबा जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखना कि एफ और एफ अगर मैग्नीट्यूड समान है तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड सेम है तो कहाँ जाएगा साहब, फोर्स एकदम बीचों बीच जाएगा। बीच इन दोनों के बीच से तो जाएगा ही, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स कैसे जाएगा, बीचों बीच जाएगा साहब। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एफ हो जाएगा। मतलब इन दोनों फोर्सेस का, इस और इस फोर्सेस का जो अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा साहब, एफ आएगा। लेकिन मैं करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। देख रिजल्टेंट ऑफ इन दोनों फोर्सेस का, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखो, आर बराबर लिख लो, आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। मतलब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 120। देखो बाबू जिसको वैल्यू नहीं याद आता है तो वो यहाँ पे देखो cos 120 माइनस हाफ होना चाहिए, माइनस हाफ होगा। कैसे, तो देख इसकी कैसे निकालते हैं, तो cos इसको लिख देंगे 90 प्लस 30, 9 3 12 120 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा यहाँ देख इसको बोलते हैं ASTC। तो साहब 90 प्लस थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बचपन के दिनों में पढ़ा होगा। बोलो देखो सर मारा ना तुम लोगों को कि साहब ऐसा ऐसा छोटा छोटा चीज मास्टर बोर्ड पे समझा रहा है। देखो तो ये इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव, इसका उल्टा भी पॉजिटिव, मतलब कॉसेक पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो देख तो इसमें है क्या बाबू, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉस, होता कौन पॉजिटिव है, साइन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे 90 का कौन सा मल्टीप्लायर है, ऑड मल्टीप्लायर, क्योंकि इसके आगे क्या छुपा है 1, तो ऑड मल्टीप्लायर है तो कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन थीटा, और साइन मतलब 30 डिग्री। ओहो माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -1/2। बोलो कोई दिक्कत, तो ये आ गया 2 से 2 कट गया, माइनस आ गया, तो अंडर रूट एफ का स्क्वायर दैट इज एफ। ठीक है, तो दो फोर्सेज अगर 120 डिग्री पे है और उनका मैग्नीट्यूड समान है तो साहब उनका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, एफ हो जाता है। अब तो सोच ये इधर की ओर एफ, इधर की ओर एफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, नेट फोर्स कितना हो गया साहब, एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई साहब, 0। आपको आया ही नहीं, हमको तो आ गया आंसर। देख कितना छोटा सा आंसर था। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, आगे बढ़ ले। अरे आया ना साहब, देखो इधर एक एफ है, इन दोनों का तो यही हो गया ना रिजल्टेंट। अब एक फोर्स क्या बचा था नीचे, क्योंकि हम इन रिजल्टेंट इन दो फोर्सेज का निकाले थे ट्रायंगलों से, तो अब इसका और इसका इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इधर की ओर 10 न्यूटन, इधर की ओर 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। बोलो हाँ कि ना, पक्का, शाबाश। देखो आप मिटाते आगे बढ़ते हैं। आज पूरा न्यूमेरिकल करेंगे साहब, है ना, वैराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल आपको कराएंगे अगले 2 दिनों तक। ठीक है, तो आप देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि मेन क्या है कि हमारे लिए न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन क्या है बाबू, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ देखो क्या कहता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं मान लो कि एक स्क्वायर है, ये क्या है बाबू, स्क्वायर है, जिसकी साइड लेंथ कितनी है, ए गिवन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हम करेंगे इस स्क्वायर पे चार्जेस को हमने रख दिया क्यू 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 क्यू। ठीक है, अब आपसे बोले कि साहब इस वाले चार्ज से मान लो ये वर्टिक्स 1 2 3 4, इस वाले पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। बोलो आपसे निकलेगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, नहीं निकलेगा, निकलेगा कैसे, तो देख कैसे निकालोगे। तो कहता है क्या कि इस पे फोर्स निकालना है, तो इसको छोड़ के जितने सारे चार्जेस होंगे उन सबके कारण इस पे फोर्स निकालेंगे, यही तो सीखा। चल
इससे कारण इससे फोर्स किधर की ओर होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, इधर की ओर एफ हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बीच की डिस्टेंस ए है, अब सोच इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए ही है, और चार्ज क्यू क्यू ही है, तो इसके कारण इधर की ओर एक फोर्स लग जाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। वो कितना लग जाएगा बाबू, एफ लग जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब बचा इसके कारण, ठीक है। तो इसके कारण एक फोर्स आपको लगेगा अलोंग द लाइन, यानी इन दोनों चार्जेस को जोड़ दो, तो इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली रेखा यही है, क्या है बाबू, रेखा। समझ में आ रहा है, हीरोइन थी नहीं आओ। अब कह रहे क्या कि ये क्यू थी, ये क्यू था, ये क्यू था, है ना, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग यही होगा, तो एक फोर्स हमें डॉटेड से क्यों दिखाए बाबू, कंटिन्यूअस से दिखाओ, क्योंकि ये तो एक्चुअल में फोर्स लग ही रहा है, तो इधर क्यों दिखा दे। अब तो सोच ये भी क्यू क्यू है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई साहब। बढ़ कैसे गई, तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ए है, ये क्या है, डायगोनल, ये क्या है, डायगोनल, तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, इसलिए ये फोर्स हो जाएगा, मान लो इसको F1 मान लो, इसको F इसको F1 पक्का। अब तो सोचिए डायगोनल कितने पे जाते हैं, तो 45 डिग्री पे जाते हैं, शाबाश। ये भी 45 डिग्री पे जाएंगे, शाबाश। बोलो कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। अब इन्हीं तीनों फोर्सेस का क्या चाहिए हमें, रिजल्टेंट चाहिए। अब तो सोच दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा साहब, एकदम बीचों बीच जाएगा, मतलब इसी F1 पे जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री पे है तो कितना हो जाएगा साहब, बोलो √f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, cos 90 0, तो हो गया √2f स्क्वायर, दैट इज √2f। इन दोनों का निकालें साहब, ये ब्लैक वाला आया, बोलो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब जो नेट फोर्स आपको मिला, वो नेट फोर्स मिला F1 प्लस √2f। एक्चुअली क्या है ना साहब, देखो हम FF क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि F तो होगा, F की जो वैल्यू होगी, F बराबर होगा K Q1 Q2 बाई A का स्क्वायर। F की तो वही वैल्यू होगी, देखो ये F की वैल्यू K Q1 Q2 बाई A का स्क्वायर, या इसके देख लो F K Q1 Q2 बाई A का स्क्वायर। बोलो इतना ही होगा, तो हम इतना लिखेंगे, और सोच इतना और इतना, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इतना लिखना पड़ेगा। जैसे ऐसे हम ये कहने का सेंस ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो F बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो लिखोगे K Q1 बाई A1 का स्क्वायर, K F बराबर A1 का स्क्वायर, फिर A2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर AB cos 90। अभी साहब इतना का स्क्वायर अंडर रूट निकालोगे तो आफत आ जाएगा। इसलिए कभी भी देखना कि सबसे छोटा शॉर्ट से चलना, है ना, कि जब फोर्स की वैल्यू जब लास्ट में लिखना है एकदम, ठीक है, जब जहाँ जरूरत पड़ेगी तो वहाँ तक लिखना। लेकिन ये देखो ना FF से काम चल जाएगा, तो साहब FF यहाँ पे √2f कर लिया, है ना, नहीं तो यहाँ पे टफ हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं करेंगे, मतलब वैल्यूज जो होंगे, वैल्यूज को हमेशा बाद में पुट करना है, पहले अपना कैलकुलेशन कर लो, पहले सोल्यूशन कर लो, ठीक है, आओ बाद में आंसर डाल दो, तो उससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो वैसे करोगे तो साहब मर जाओगे। चल F1 की वैल्यू बोल कितनी हो गई, F1 की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है, √2a। नहीं आ रहा है, अरे F1 तो यही है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितना है, √2a, तो चार्जेस कितना है Q Q, तो Q स्क्वायर F K बराबर K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया √2, और F की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है K Q स्क्वायर बाई A का स्क्वायर, ठीक है। जो भी इसको सॉल्व करो बाबू, वो अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत साहब, आंसर मजा आ गया। कितने डिग्री पे जाएगा साहब रिजल्टेंट, वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, डायरेक्शन लिखने आता है, बोलो हाँ कि ना, समझ में आया, पक्का। आगे बढ़ ले, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। जैसे मान ले ये स्क्वायर है, साइड लेंथ a मान लो, ठीक है बाबू। हमने चार्ज रख दिया यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, ठीक है। और इसका जो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, इस पे चार्ज रख दिया Q, बोला इसमें फोर्स बताओ कितना होगा। डायगोनल से फोर्स, डायगोनल पे क्या हुआ, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक चार्ज को कैपिटल Q रख दिया गया, और पूछा कि साहब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बताना पड़ेगा कितना हो, जल्दी बताओ फटाफट से। कितना कुछ वैल्यू आया, नहीं आया, 0, शाबाश 0 ही होगा। यहाँ पे F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बोल कैसे, देख ये इस चार्ज को इधर की ओर रिपेल किया F से,
इसके बीच की डिस्टेंस जो भी मान लो, ये इस चार्ज को उतना ही डिस्टेंस है, इधर की ओर रिपेल करेगा एफ से, ये इसको किधर रिपेल करेगा एफ से, ये इसको किधर की ओर रिपेल करेगा आगे की ओर एफ से, क्योंकि सभी का डिस्टेंस क्या है ऐसे। तो ये वाला इस वाले को कैंसिल आउट कर दिया 0, और ये वाला इस वाले को कैंसिल आउट कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो हम क्वेश्चन ऐसे दे दें, क्यू 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 और क्यू, यहाँ पे लगा दो माइनस का, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है यहाँ पे एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, कह रहा है क्या कि इस पे अब नेट फोर्स बताओ, इस पे एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, कैसे होगा, तो देखो क्या करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा इधर की ओर रिपेल करेगा, बोलो एफ से, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा। साइड लेंथ ए मान लो, ठीक है शाबाश। अब ये माइनस क्यू इस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इधर से, ये भी एफ से ही अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड इसका के क्यू, इसका भी मैग्नीट्यूड के क्यू हो जाएगा। डिस्टेंस जो इतना डिस्टेंस है वही इतना डिस्टेंस है, जो अगर इसको एफ से दिखा रहे थे इसको भी किससे दिखाना पड़ेगा, आपको एफ से दिखाना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आओ नेक्स्ट, ये इसको किधर से रिपेल करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा एफ से, क्यों, क्योंकि ये भी डिस्टेंस वही है, शाबाश। और ये चार्ज इसको किधर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बोलो हाँ कि नहीं, ये भी किससे एफ से अट्रैक्ट करेगा। इसका नेट डायग्राम देखो, एक ऐसे आ गया 2f से, और एक इसके 90 डिग्री पे आ गया 2f पे, बोलो हाँ कि नहीं। और ये 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं बाबू, ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा, याद रखना है, स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा किस पे होंगे, 90 डिग्री पे होते हैं, शाबाश। तो ये 2f है ना, तो बोल इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इसके बीचों बीच जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो इनके बीच से जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, और f की वैल्यू हो गए 2f। अरे f मान लो, f का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ कहीं कर पाया था ना साहब, देखो देखो देखो, f दो फोर्सेज 90 डिग्री पे, दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, √2f हो जाता है। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हो गई 2f, तो √2 और f कितना हो गया 2। बोलो कोई दिक्कत, तो f नेट आ गया आपका √2f और √2, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डायगोनल कितना का होगा, √2a का होगा। अबे यार ये डायगोनल कितनी लेंथ की होगी, ये वाली लेंथ तो √2a होगा ना, बोलो हाँ कि नहीं। तो साहब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, जो r आपको मिलेगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a/2 हो जाएगा। बोल कैसे, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस √2a है, हमें क्या चाहिए, इस और इस चार्जेस के बीच का फोर्स चाहिए, तो इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। अरे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका आधा नहीं हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, ठीक, √2 से ये √2 कट जाएगा, तो बनेगा कितना, a/√2। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/r², a/√2 का होल स्क्वायर, जो भी काट छाट लो बाबू, ये अपना आंसर। नहीं आया आपको, बोलो कोई दिक्कत, शाबाश, आगे बढ़ जाएं, वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने दिए जा सकते हैं, ये सब ऐसे कर लोगे बाबू, पूरा कंप्लीटली वेक्टर है, क्या है, कंप्लीट वेक्टर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसे कर लोगे। बाकी अगर कहीं डाउट्स वगैरह आता है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, कमेंट वगैरह कीजिए, कमेंट आप ही के लिए है, ठीक है। जो भी लिखना है कमेंट में लिखते रहिए, क्या है कि नहीं, शाबाश। अब हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल ही करेंगे। देखो सीरीज प्रॉब्लम, सीरीज प्रॉब्लम्स, क्या हेडिंग डालेंगे बाबू, सीरीज प्रॉब्लम्स। क्या डालेंगे, सीरीज प्रॉब्लम। अब सीरीज प्रॉब्लम क्या कहता है देखेंगे, जैसे इसमें कुछ सीरीज है, उनका समेशन आपको याद रखना पड़ेगा, वो पहले लिखवा देते हैं, है ना। तो पहला सीरीज में याद रखें कि अगर 1 + 2 + 3 +
डॉट 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 प्लस एन तक अगर ऐसे सिंपल ऐड करना हो तो इसका होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये याद रखिएगा। सेकेंड इसका यूज आएगा, अभी करवाएंगे भी, इस पे सब पे न्यूमेरिकल कराएंगे, ये सब याद रखना सीरीज पे। नेक्स्ट मान लो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा? तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2। थर्ड कॉन्सेप्ट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, बोलो कितना हो जाएगा? तो n इंटू एन प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर हो, इसी का स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहते हैं क्या कि 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो इसका जो समेशन होगा वो हमेशा याद रखिएगा 4/3 होगा। ये कैसे बढ़ रहा है वो सीक्वेंस आपको बता रहे हैं। 1 में 2 गुना करो तो 2, 2 गुना चलते जाओ, 1 गुने 2 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसके बाद क्या आएगा 16, उसके बाद 32 का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर लिख लो बाबू, एक और याद कर लो। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब बाई 5 प्लस डॉट 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 ऐसे होगा। तो ये जो सीरीज है वो ln 1 प्लस एक्स का सीरीज है, ठीक है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आप पुट x बराबर 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लो, इसी में पुट x बराबर 1, x बराबर 1 पुट कर लीजिए बाबू। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका समेशन कितना हो जाएगा ln 1 प्लस 1 दैट इज 2। दिस इज इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो सीरीज प्रॉब्लम, ये कुछ सीरीज हम आपको पढ़ा दिए साहब, इस सीरीज पे इसको याद रखिएगा। और भी सीरीज होते हैं, ऐसा नहीं कितना ही सीरीज और भी होते हैं, इस तरह से हमारा काम चल जाना चाहिए। बाकी जहाँ फंसेगा तो फिर से हम लोग इस सीरीज को उसको याद कर लेंगे, उसकी वैल्यूज को, ठीक है साहब। आओ देखो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कराते हैं, ठीक है, ऐसे आपका एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ये कौन सा एक्सिस दिया हुआ है? एक्स एक्सिस। कह रहा है क्या कि ऑरिजिन पे दिया है 1 कूलम का चार्ज रखा गया, ठीक है। कह रहे क्या कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक चार्ज को रखा गया है, फिर 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक चार्ज को रखा गया है, फिर 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज को रखा गया है, फिर 8 मीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज को रखा गया है, और ऐसे ही साहब क्या है इनफाइनाइट टर्म्स तक रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड द नेट फोर्स on जल्दी करो बाबू, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। मतलब इस पे आपको निकालना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। इस पे क्या निकालना है बाबू? नेट फोर्स कितना लगेगा। आओ कैसे देखें। तो सोचो इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा? ई लगा रहा होगा, ई भी लगा रहा होगा, ई भी लगा रहा होगा, ई भी लगा रहा होगा, इनके बीच में भी आपस में लग रहा होगा। अरे बोलो हाँ। तो साहब क्या है कि ये इसको इधर की ओर रिपेल कर रहा होगा, ये इसको इधर की ओर रिपेल। हमें इस पे देखना है ना, इन दोनों आपस के झगड़े को नहीं देखना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखना है। तो करेगा ये इसको इधर की ओर रिपेल कर रहा होगा, ये भी इसको इधर की ओर, ये भी इसको इधर की ओर भगा रहा होगा, ये भी इसको इधर की ओर भगा रहा होगा। तो सबका फोर्स का डायरेक्शन क्या है? सेम है। एक याद कीजिएगा बाबू, अगर वेक्टर में आपको बताए थे कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए तो वो वेक्टर अलजेब्रा करोगे तो वो सिंपल अलजेब्रा के टर्म में ही आएगा। मतलब अगर बहुत सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 होने के कारण जो आपका
नेट फोर्स होगा, जैसे नेट फोर्स अगर मानते हो या नेट वेक्टर का समेशन जो मांगोगे वो स्केलर की तरह होगा। जैसे एक है फोर्स 10 न्यूटन का है, दूसरा 15 न्यूटन का है, मतलब एक 10 न्यूटन का है, दूसरा भी 10 न्यूटन का, एक 1 न्यूटन का है, दूसरा 2 न्यूटन का है, तीसरा 3 न्यूटन का है, तीसरा चौथा 4 न्यूटन का है, ऐसे ऐसे है। तो क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, ऐसे सब जोड़ते जाएंगे। सिंपल बोलो हाँ, स्केलर की टाइप से फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, 180 डिग्री पे हो, तो साहब बस क्या करना, सब्सट्रैक्ट कर देना बड़े वाले से छोटे वाले को घटा के, और बड़े वाले का साइन ले लेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। लेकिन अभी जैसे इसके पहले जो प्रॉब्लम पड़े थे, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर किसी एंगल पे हो, अगर किसी एंगल पे हो तो उनको सिंपल अलजेब्रा की तरह सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आओ देखो, तुम देखो इसके कारण फोर्स इस पे किधर लग रहा है, इधर की ओर, आपको आया ही नहीं। इसके कारण इससे फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही की ओर लग रहा है। तो सब ये F1 होगा, ये F2 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, इसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर, ऐसे दिया हुआ है ना। तो सब फोर्स क्या होंगे, अलग अलग मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन सबका डायरेक्शन एक है, तो सबको एक साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे। एक डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को एक साथ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आओ, तो जो एफ नेट लिखेंगे वो एफ नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इससे कारण इस पे फोर्स F बराबर के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके कारण के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके कारण तो के Q1 Q2 बाई 4 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ऐसे सॉरी, आज सीरीज पर और सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ देखते हैं, ये इरेज हो गया लग रहा है, स्क्वायर क्यूब बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये एक है, ये ठीक है। हाँ देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या कि साहब ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। कह रहा है यहाँ पे ऑरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, कह रहा है क्या कि 1 मीटर पे Q है, 2 मीटर पे 4Q है, 3 मीटर पे यहाँ पे 8Q ले लो, 3 मीटर पे 27Q है, 4 मीटर पे 64Q है। ऐसे ही सोचो 10 मीटर पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 Q हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कह रहे क्या, क्वेश्चन कह रहे कि इन सभी चार्जेज के कारण इस पे एफ नेट की वैल्यू क्या होगी। साहब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, बोलो क्या करोगे, बनेगा, जल्दी फटाक से करके दिखाओ। सेम है, और भी करा सकते हैं बाबू, नहीं पेट भरे तो और करा देंगे, लेकिन जितना करा रहे उतना आना चाहिए। और आपसे क्वेश्चन छूट जाए तो फिर मास्टर को ब्लेम करना कि मास्टर कैसे छूट गया, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो बाबू इसको बनाते रहो, तब तक हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं क्या कि बहुत बार क्या होता है ना कि हम पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बावजूद हमें नहीं क्वेश्चन आता, और जैसे हम बुक खोलते हैं और न्यूमेरिकल बनाने स्टार्ट करते हैं तो पहला कहीं न्यूमेरिकल बन जाता है या वो भी नहीं बनता है, और दूसरा न्यूमेरिकल फिर नहीं बनता है, तीसरा नहीं बनता है, चौथा नहीं बनता है, पांचवा नहीं बनता है। उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं करके, यार पता नहीं क्या पढ़े, हमसे तो आ ही नहीं रहा है ना। तो देखो इनिशियल फेज पे जब आप 11th से 12th में गए हो, है ना, नया चीज़ें आपको मिलती हैं, तो थोड़ा सा दिमाग क्या होता है, एक साथ फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है या मैथ आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी एक साथ। तो उसके लिए अपना पैसेंस को कभी भी खोना नहीं है। ठीक है, सबके साथ शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है ना। उसके लिए एक ही हम आपको मंत्र आपको देते हैं, उसके लिए क्या है कि आप कंटिन्यूसली उस प्रॉब्लम के साथ जूझते रहिए। बहुत दिक्कत होने पे उस टीचर के, जो भी टीचर आपके हैं कॉरस्पॉन्डिंग या हम हैं, है ना, तो आप उसी टाइम पे एक व्हाट्सअप कर दीजिए कि मास्टर ये व्हाट्सअप पे साहब ये क्वेश्चन भेज दिए कि साहब ये क्वेश्चन को थोड़ा बता दिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपका डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। बस कहने का सेंस ये है कि पैसेंस लूज नहीं करना है। आज नहीं होगा, आज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कल होगा।
लेकिन होता क्या है कि सीक्वेंस से 5 क्वेश्चन जब हमको नहीं आता है तो हम उस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है बाबू, 5th के बाद 6 क्वेश्चन इट में भी बहुत अच्छा हो, 7th अच्छा हो, 8th अच्छा हो। ये भी हो सकता है कि शुरुआत की जो आपने 5 प्रॉब्लम पढ़े हैं वो इट में भी टफ क्वेश्चन दे दिए गए होंगे शुरुआत के, अब बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे लेवल में होंगे। बात समझो। तो ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन बनने के बाद छोड़ दिए। आपको अगर 100 न्यूमेरिकल है तो आप एक एक न्यूमेरिकल को टच करना और 100 तक जाना है। अब उस 100 में मान लीजिए आपसे 40 क्वेश्चन बन रहा है, 60 क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, आज छोड़ दिए, फिर 2 दिन बाद फिर चैप्टर का रिवीजन किए, 2 दिन बाद फिर से उसको बना रहे हैं। देखना उस 60 में से आपको मतलब 20 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। ओहो उसमें ये दिमाग ही नहीं लगाए थे। बहुत बार होता है क्या कि बैठे हुए हैं और माइंड वहाँ पे स्ट्राइक नहीं करता है, हिट नहीं करता है, और हम लोग क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। तो कभी भी होप नहीं छोड़ना है, निराश नहीं होना है बाबू, कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, एकदम होना ही है तो होना है, बनेगा तो बनेगा। बस गारंटी मेरी तरफ से हम इतना दे सकते हैं आपको कि जितना पढ़ा रहे हैं अगर उतने ही कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप सीख लिए, ऐसा नहीं कि ये न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हो न्यूमेरिकल याद कर लिए साहब यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे। इतना सारा सीरीज लिखवाएंगे क्योंकि साहब अगर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसी बार में चलिए क्वेश्चन है वहाँ पे, तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन से क्या होगा, कंफर्ट, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में आपको कंफर्ट आना चाहिए कि हाँ नहीं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो अपन बना लेंगे। बोलो हाँ कि ना यार, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहे साहब, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही और उतना ही कॉन्सेप्ट, उतना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। सोते समय, जागते समय, जब भी, रात में भी 2 बजे रात में आपको पूछ दिया जाए कि साहब ये बताओ इसका क्या कॉन्सेप्ट था, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है, चाहे फलना कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो वो सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए। कूलम्ब्स लॉ में 6-7 पॉइंट्स हमने लिखा था, वो सारे पॉइंट्स आपको धकाधक याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए बाबू, धकाधक याद होना चाहिए। नहीं तब जाए कंपटीशन निकलेगा। आप लोग गधेड़े इंसान, साहब गधा हो गए तुम लोग, पढ़ते ही नहीं। बताइए इस क्वेश्चन को नहीं बनाना तुम लोग से, देख कैसे बनेगा। इससे फोर्स निकालना, सबके कारण निकाल देंगे साहब, सब पॉजिटिव चाहे सबके कारण डायरेक्शन एक ही होगा। देख कैसे, तो F बराबर होगा K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, K इसके कारण इस पे फोर्स, तो K Q1 27Q, Q2 3 का स्क्वायर, Q2 बाई R का स्क्वायर, क्योंकि इसके दोनों जगह के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। ऐसे हिसाब ये आप करते जाओ, ऐसे ही आ जाएगा इसका 100 तक, K 1000 Q बाई 10 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इन सब में क्या है, KQ कॉमन है, तो KQ कॉमन है तो साहब उसको क्या करो, एक साथ कर लो, बराबर क्या हो जाएगा, KQ कॉमन ले लिया तो बचा 1/1 का स्क्वायर प्लस 8 बचा इधर, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर प्लस इसको भी क्यूब कर लो, इधर क्या बचा 3 का क्यूब बाई 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बाई 10 का स्क्वायर। बोलो है कि नहीं। तो यहाँ पे KQ स्क्वायर ये 1 ही हो गया, प्लस साहब स्क्वायर से क्यूब कटा कितना 2, फिर 3, फिर 4 प्लस डॉट 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 कितना 10 तक। अब इसका समेशन देखिए, याद है n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 10, तो n की वैल्यू 10 पुट कर दो, आंसर पा जाओ। तो n की वैल्यू 10 पुट करो इसमें, तो 10 × 10 + 1 भाई बोलो कितना 2। नहीं आया आपको तो बोलो आया नहीं आया कि नहीं आया बाबू, बोलना पड़ेगा। आ गया, देखो 10 × 11/2, 2 × 10, 11 × 55 KQ, ये आपका क्या आ गया साहब, आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। कितना आसान है, बोलो टफ है, नहीं एकदम टफ नहीं है। और देखो क्वेश्चन आपको करा देते हैं, बोले यार कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, एलन पे बेस्ड हो सकते हैं, ये वो घबराने देते हैं।
बाकी देख लो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखो बाबू, सीरीज प्रॉब्लम के बाद हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज प्रॉब्लम के बाद क्या पढ़ेंगे बाबू? टेंशन प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे बाबू? टेंशन प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे? टेंशन प्रॉब्लम। हेडिंग डालो, टेंशन प्रॉब्लम्स। मतलब टेंशन प्रॉब्लम नाम सुनकर टेंशन में नहीं आ जाना साहब, ओहो अब तो साहब मास्टर टेंशन दे देगा साला। नहीं, ऐसा नहीं है। देख, टेंशन प्रॉब्लम में क्या होता है? होता क्या है कि जैसे मान लो कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब रोप, थ्रेड है जिसको रोप है ना, धागा। तो कह रहे क्या कि माने कि एक धागा से एक चार्ज को बांध दिया जाए, ठीक है, या एक बॉल को बांध दिया जाए, उस बॉल पे बहुत सारे चार्जेस को हम लोग, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज उस बॉल पे हम स्फीयर पे दे देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब दे दिया, उसके बाद क्या किया कि जितनी लेंथ की ये धागा ये वाली है उतनी ही लेंथ की एक और धागा हमने बना लिया, ठीक है, और उसके भी एंड पे क्या करते हैं, सेम अमाउंट का चार्ज या डिफरेंट अमाउंट का चार्ज हमने रख दिया। और रख के दोनों का एंड पॉइंट, दोनों थ्रेड के या दोनों रोप के एंड पॉइंट पर हमने क्या बांध दिया है साहब? चार्ज को बांध दिया है। एक Q1 इधर Q2, दो, एक धागे में Q1 दूसरे धागे में Q2, और दोनों का लेंथ हमने मान लो कि सेम रखा है, ठीक है। और इन दोनों का एक बॉटम पॉइंट हो गया, अरे ये बॉटम पॉइंट होगा, ये टॉप पॉइंट होगा, तो बॉटम पॉइंट पे क्या बांध दिए साहब? चार्ज। ये वाला तो कुछ नहीं है, वैसे ही एक रस्सी है, यहाँ पे क्या बांध दिए? चार्ज। और दोनों की लेंथ क्या है? सेम। दोनों की लेंथ क्या है? सेम। अगर इन दोनों को एक ही पॉइंट से लटका दिया जाए तो सोचो कि क्या ये कभी साथ में रुकेंगे? ऐसे साथ में रह सकते हैं? तो नहीं। बोलो, साथ में रह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि साहब जो चार्ज का नेचर इसके पास है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज माने कि इसके पास है सिमिलर चार्जेज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या अगर ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। तो अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? दोनों का पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो साहब ये दोनों क्या करेंगे? अपने रिपेल हो जाएंगे, और अपने आप रिपेल होके किसी एंगल पे आके क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम गेन कर लेंगे। ऐसे बांधे, यहाँ पे चार्ज लगा दिए तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे ना, ऐसे रिपेल कर देंगे, और रिपेल कर देंगे तो ऐसे रह जाएंगे, और ये एक पर्टिकुलर थीटा पे जाके क्या करेंगे बाबू? रुक जाएंगे, और रुक जाने के बाद वहाँ से नहीं हिल डोल करेंगे। तो नहीं हिल डोल करने का मतलब हो गया कि बाबू वो किस में आ गए? इक्विलिब्रियम में आ गए। इसका मतलब हिल डोल नहीं कर रहा है, मतलब नेट फोर्स जीरो। जैसे अगर मान लीजिए एक आदमी हमको इधर ही की ओर खींच रहा है तो हम इधर ही की ओर जाते रहेंगे साहब, लेकिन अगर मान लीजिए जितना से वो खींच रहा है उतना ही से ये खींच दिया, तो 10 न्यूटन से ये 10 न्यूटन से ये खींच जाता, हम क्या हो गए साहब? इक्विलिब्रियम में हो गए ना। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, ठीक है। तो हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इस पर अभी टॉर्क की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो सोचो कि किसी एंगल पे सब्सटेन होकर क्या करेगा? वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो क्वेश्चंस इसी टाइप्स के हैं। क्या है? तो देखो, टेंशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक मान लीजिए हमारी सीलिंग है, क्या है? सीलिंग, वो छत, और इससे हमने क्या किया है? ये वर्टिकल हो गया, इससे एक धागे को के बॉटम पे एक चार्ज लगा दिए यहाँ पे Q, और उसका मास Q1 मान लो, इसका मास M मान लो, कोई दिक्कत? दूसरा चार्ज भी मान लो Q2 और उसका मास M मान लेते हैं। नहीं, बोलो मान लिया साहब। अब इनको जब छोड़ेंगे तो साहब ये कुछ सेपरेशन पे आके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कौन सा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लीजिए लेंथ ऑफ द रोप ये क्या है? L है। ये क्या है? आपका रोप है। ये क्या है? आपका रस्सी है। अच्छा, अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं तो थीटा डिग्री पे आके ये इक्विलिब्रियम मेंटेन किए, कोई दिक्कत? तो सोचो अगर ये इक्विलिब्रियम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब ही हो गया बाबू कि सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। बोलो हाँ कि ना? पक्का समझ में आया?
इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स जीरो, अभी टॉर्क की बात नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो, ठीक है। तो अभी हम लोग टॉर्क की बात नहीं करें, नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स जीरो का मतलब सोचो कैसे नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा। तो तुम सोचो एफबीडी बना लो, किसी भी एक चार्ज का एफबीडी बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सोचो कि इस चार्ज पे एक नीचे की ओर फोर्स लग जाएगी, और नीचे की ओर फोर्स कौन लगाएगा? पृथ्वी, धरती माँ देखो नीचे की ओर mg, नीचे की ओर कौन? mg। अब सोचो ये तो धरती लगा दिया, चूंकि मास है मैं, mg लग जाएगा। अब ये दोनों चार्जेज हैं, तो इन दोनों चार्जेज के बीच का ये डिस्टेंस कुछ तो कुछ होगा। अरे बोला हाँ कुछ होगा, निकाल लेंगे। तो दोनों चार्जेज इतने डिस्टेंस के सेपरेशन पे हैं और फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा, तो इस पे एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो बोलना बोल लो, इस पे एक फोर्स इधर की ओर लग जाएगा पक्का। जी एफबीडी का मतलब होता है कि उस बॉडी पे जितने सारे फोर्सेज लग रहे हैं उन सभी फोर्सेज को क्या करो बाबू, दिखा दो। बोलो हाँ कि ना। तो इस पे जितने सारे फोर्सेज लग रहे थे वो सब फोर्सेज हम लोग दिखा रहे थे। एक mg धरती के कारण लग रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के नेचर के कारण लग रहा होगा, तीसरा कि साहब अगर यहाँ पे रुका हुआ है तो अगर रस्सी ना रहता तो ये ना रहता, ये नीचे इधर कहीं भाग जाता। तो रस्सी इसको रोके हुए इसी पोजीशन पे, इसका मतलब इस पे एक टेंशन भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा बाबू? टेंशन भी लग रहा होगा। नहीं आया बोलो यार हाँ कि आज अपन मूड में, क्या है मूड में, ठीक। अब सोच ये चीज के साथ भी हो रहा है। तो अगर ये चीज इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। इसको मान लो एक्स एक्सिस मान लो, और इसको क्या मान लो? वाई एक्सिस। आप इसी पे वाई एक्सिस मान लो यहीं पे, क्योंकि आप इसका एबीडी बना रहे हो ना, आप यहीं पे वाई एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। तो सोचो एक काम करो, अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? बीटा। अबे गधड़े ये भी थीटा ही होगा। अरे हाँ, अरे हाय रे हाय, टेंशन इधर जाए देखो कैसे आए बाबा रे। इस टेंशन देखो, ये वाला फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है, mg वाई एक्सिस पे लग रहा है, तो टेंशन ही एक ऐसा है जो एक्स और वाई के बीच में लग रहा है। इसका मतलब टेंशन को तोड़ेंगे कैसे? तो इधर ये थीटा हो गया, तो इधर की ओर टी साइन थीटा, इधर की ओर टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। दिखाई दे रहा है ना बाबू? ये टी कॉस थीटा है, देख रहे हो ये क्या है? टी कॉस थीटा सब है। अब तो सोच अगर ये रुका हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो, और नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस विल बी ऑल्सो जीरो। बोलो हाँ कि ना। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है साहब, एकदम सही है। अब सोचो कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस पहले देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में यही है, तो देख तो लिखेंगे क्या? टी साइन थीटा माइनस एफ बराबर क्या है? जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसमें क्या लिखोगे? रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट ऊपर है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा माइनस का mg बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। देखो यही दो इक्वेशन आएंगे साहब, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। अब इससे बहुत खत्म सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट यही है, इतना ही। क्या करना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लेना है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तो मानेंगे थीटा डिग्री पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, तो उस इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जीरो होगा सिस्टम। तो इस चार्ज, वो चार्ज कहीं भाग नहीं रहा है, रुका हुआ है। ये रुका हुआ मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो का मतलब उसका एबीडी बना ले। एबीडी बनाएंगे तो जितने फोर्सेज उस पर लगे वो सारे फोर्सेज दिखा लो। तो बेसिकली एक mg लग जाएगा, दूसरा एफ लग जाएगा, तीसरा टेंशन लग जाएगा, और भी फोर्सेज जैसे मैंने कि किसी लिक्विड में डिप कर देते तो बॉयंसी फोर्स वगैरह लग जाएगा। बोलो हाँ। या एक चार्ज और नीचे से लेके आए तो और भी ऊपर की ओर एक फोर्स लग जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे वो लगाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जितने भी फोर्स लग गए उसको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में तोड़ दो। रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट जीरो लिख दो, रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट जीरो लिखो, बाकी हाँ आगे बढ़ते जाओ। तो कॉन्सेप्ट यही है, दिस एंड दिस। इतना कर लिया, बोलो आंसर आ गया। सही बात है। एक गिलास पानी पिला। अब क्या है क्या कि अब इसी से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कुछ भी निकालना, थीटा किस एंगल पे मेंटेन किया तो देखो थीटा निकल जाएगा आपका। क्या करो 1/2 कर लो। तो यहां से क्या कर लोगे? तो टे 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 1/2 नहीं कर लो, रुक जाओ। यहां से क्या लिख सकते हो? टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ, बोलो लिख सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और यहाँ पे
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एम जी, सही लिखे ना साहब, टी कॉस थीटा, हाँ सही। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब 1/2 कर लो, 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा टी इज कैंसिल बाई टी, तो यहाँ बन जाएगा tan थीटा बराबर एफ बाई एम जी। और एफ की वैल्यू आपको पता है, एफ की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, आर ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाले, ये डिस्टेंस निकल जाएगा कैसे, तो देख ये यहाँ से यहाँ तक रोप की लेंथ कितनी है L, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, जिसके साथ एंगल सटा हो कॉस में, हटा हो साइन में। देख सटा किसके साथ है, इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल सटा है साथ, तो ये वाला लेंथ कितना होगा कॉस में, और जो हटा वो साइन में। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगा L साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, इतना जीरोक्स करो। ना आइए बाबू, ठीक है, कितना भी ठंडा हो पढ़ाते समय बहुत गर्मी लगता है, आपको नहीं बोल रहा, आप जाइए, ठीक है। तो ये हो गया L साइन थीटा, सॉरी अब क्या था, ये भी तो L साइन थीटा ही होगा ना। देख इतना हो गया L साइन थीटा। अब ऐसे ही ये वाला L है, ये वाला लेंथ कितना होगा L साइन थीटा, ये वाला कितना L, ये L कॉस थीटा, क्योंकि एंगल जिसके साथ सटा हुआ कॉस में, ये कितना जाएगा L साइन थीटा। तो टोटल लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का 2L साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना, तो K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर 2L साइन थीटा का पुट कर दो बाबू। इतने रिलेशन से आपसे पूछ देगा थीटा क्या होगा, पूछ देगा लेंथ ऑफ द रोप क्या होगा, बाकी सब कुछ दिया रहेगा। या दो कोई भी दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन के लिए दो वेरिएबल होगा, मतलब दो वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो तो सॉल्व हो जाएगा। वेरिएबल मतलब अननोन, वेरिएबल मतलब अननोन। अगर दो अननोन हो और दो इक्वेशन, जितने अननोन उतने इक्वेशन सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अननोन 3 इक्वेशन 2 ही है हमारे पास, तो साफ सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो कोई भी 2 अननोन चीज देगा, बाकी आपको निकालने के लिए देगा। जैसे देख इसी क्वेश्चन में इसी को एक क्वेश्चन बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो कैसे एक टाइप करा देते हैं। कह रहा है क्या कि मान लो इफ Q1 एंड, मान लो कि ये भी एक बॉल है, ठीक है, ये भी क्या है, बॉल है ना, और इस पे क्या कर दिया, चार्ज दे दिया गया है ना। इफ both balls have equal magnitude of charge, कह रहे क्या कि अगर बोथ बॉल को हम इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दे दिए एंड आर आइडेंटिकल, और दोनों बॉल क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब मास क्या हो जाएगा, सेम, दैट इज m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख लो, m, मतलब इन दोनों बॉल का मास क्या है, अभी सेम माना भी है, वैसे दोनों बॉल का मास कितना है, m है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह दिया क्या कि इनको छोड़ दिया गया, यहां पे बांध दिया गया, और बांधने के बाद इसको छोड़ देगा, रिलीज कर दिया गया। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। Both balls having equal magnitude of charge and are identical. Hanged and gain its equilibrium at an angle theta।
और यही छोड़ा जाता है तो थीटा एंगल पे क्या कर लिया रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है बाबू? कह रहा है क्या कि जैसे जैसे ये क्वेश्चन था सेम एज इट इज, मतलब यहाँ पे 2 बॉल है, 2 बॉलों पे कितना चार्ज दिया गया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया, आइडेंटिकल सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिया गया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया गया। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उनको क्या कर दिया गया, दे दिया गया। अब देने के बाद क्या किया गया, उनको छोड़ दिया गया, इज हैंग्ड एंड गेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट थीटा डिग्री, एट एंगल थीटा, और वो थीटा डिग्री के एंगल पे क्या कर रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन किए। शाबाश। कह रहा है देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, यही आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन ये है, मतलब इस Q की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना। तो तुम सोचो यहाँ पे देखो, पहला इक्वेशन क्या जाएगा, सेम एज इट इज, टी साइन थीटा माइनस एफ बराबर 0, और रिजल्टेंट इक्वेशन को y एक्सिस 0 कर देंगे तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। 1/2 कर दिया तो tan थीटा इज इक्वल्स टू f बाई mg, और आपको यहाँ पे हो जाएगा f की वैल्यू क्या हो जाएगी, k q1 q2 बाई r का स्क्वायर, मतलब k q स्क्वायर बाई, बाकी सब कुछ दिया गया है, 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, अब यहाँ पे कर लो। सॉल्यूशन यही है, यही सॉल्यूशन सेम एज इट इज ये करेंगे साहब, है ना। इसी में बस क्या किए कि दोनों का मास क्या बढ़कर, दोनों पे चार्ज हमने क्या कर दिया, आइडेंटिकल कर दिया, मतलब क्यू कर दिया, है ना। और उस क्यू की वैल्यू आपको निकालना है। तो सोचो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, चूंकि tan थीटा बराबर क्या है, f बाई mg। सेम एज इट इज पूरा प्रोसेस करेंगे, अब बस वैल्यू पुट कर देंगे। या tan थीटा, क्योंकि थीटा गिवन है, थीटा पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। देखो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा mg। हमें क्या चाहिए, q स्क्वायर, तो इधर ही चले जाओ, या k इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4l स्क्वायर mg tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4l स्क्वायर mg tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई के, और के की वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। आंसर तो यही आ गया। ठीक है, या q बराबर स्क्वायर है, अंडर रूट चढ़ा देंगे, और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको ऊपर कर दो, तो 4 जाएगा, तो इधर हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर mg tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या मिल गया बाबू, आंसर आ गया। मतलब कोई भी चीज आपको क्या करेगा, दे देगा, वो चीज आपको क्या करने का, निकालना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज करने क्या है कि कंपोनेंट में ब्रेक कर देना फोर्सेस को, ब्रेक करने के बाद इक्वेशन लिख लो, बाकी अपने आप कुछ जो मांगेगा वो अपने आप सोल्यूशन आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, एकदम आसान। एक बॉयंसी वगैरह पे करा देते हैं, जो कि आपको क्या मिल जाएगा, फील मिल जाएगा। ठीक है, आओ इतना जीरो। देखो कह रहा है क्या कि बाबू क्वेश्चन नहीं लिखवा पाएंगे, आप देखते रहिए। कह रहा है क्या कि 2 बॉल हैं और दोनों क्या है, आइडेंटिकल बॉल है। यहां पे लिख दे रहे हैं क्या क्या गिवन है, आइडेंटिकल बॉल है। आइडेंटिकल बॉल का मतलब हो गया m1 बराबर m2 बराबर, ठीक है, और हैविंग सेम चार्ज, हैव सेम नेचर ऑफ, सेम नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। इसका मतलब क्या हो गया साहब, Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ठीक है, देखो इन दोनों चार्ज को एक रोप से क्या कर दिया गया, 2 रोप से बांध दिया गया और दोनों का एंड एक जगह कर दिया गया।
और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया, तो छोड़ दिया गया तो क्या ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे? तो हाँ, तो मान लो कि इस पोजीशन पे क्या किए, इक्विलिब्रियम मेंटेन किए, ये थीटा डिग्री के एंगल पे मान लो कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन किए, ठीक है। ये लेंथ L मान लो, अपने से मान लो, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इस पे चार्ज Q है, मास M है, इस पे चार्ज Q है, मास इसका M, ठीक है। और ये सस्पेंड किया गया है एयर में, किस में सस्पेंड किया गया है बाबू? एयर में कर दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि यहां पे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस को क्या कर दिया गया कि कोई लिक्विड में डिप कर दिया गया, इमर्ज कर दिया गया। बोथ स्फेरिकल बॉल्स, आइडेंटिकल बॉल्स, है ना, आर इमर्ज्ड इन एनी लिक्विड। मान लो किसी लिक्विड में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया, और ऐसे डाला गया कि साहब इनके बीच का जो एंगल है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, वही सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे थीटा था तो ये भी थीटा पे ही मेंटेन कर रहे हैं। चार्ज अभी भी Q रहेगा, मैग्नीट्यूड अभी भी M रहेगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है किस में, तो ये एयर में था और ये किस में है, लिक्विड में है। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो बॉल थे जिसपे Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया गया, स्फेरिकल बॉल, और उनको दो रस्सी से, अलग अलग रस्सी से क्या कर दिया, बांध दिया गया, और उनका एक एंड एक ही पोजीशन पे फिक्स कर दिया गया, और उनको छोड़ दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो कह रहे हैं कि जितना एंगल वो सस्टेन कर रहे हैं थीटा एंगल में, मान लें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर ले रहे हैं। अच्छा, किसमें अभी छोड़ा जा रहा है उनको, एयर में छोड़ा जा रहा है। अब क्या किया गया कि साहब किसी लिक्विड में उनको डिप कर दिया गया। तो जैसे लिक्विड में डिप कर दिया गया तो देखा क्या गया कि वो सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन वही मेंटेन करते हैं, सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन वही क्या किया, उन्होंने मेंटेन किया। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है क्या कि बताइए अगर सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर रहा है तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू of the dielectric constant of the liquid if density of ball is rho and density of liquid is sigma। ठीक है, यही चीज दिया गया है कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा दी गई है, जबकि बॉल की जो डेंसिटी है वो कितनी दी गई है, रो दी गई है। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि इसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो घबराने की बात कुछ नहीं। इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पता है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पता है, तो दोनों को सॉल्व कर लो पहले, और उसके बाद अपने आप जो रिलेशन आएगा अपने आप हो जाएगा। देख, पहले इसका एपीटी बना ले एयर में, तो नीचे की ओर क्या लग जाएगा बाबू, mg। बहुत बढ़िया। नीचे की ओर क्या लग जाएगा, mg। इधर की क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर की ओर टेंशन। ठीक है, क्या करना है, कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना है। ये थीटा है तो ये भी थीटा, इधर की ओर क्या हो जाएगी बाबू, टी साइन थीटा, और इधर की ओर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये L है तो ये L कॉस थीटा, ये L साइन थीटा, ये भी L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा। अभी कराए थे, हाँ लिख लो। क्या लिखेंगे, फॉर एयर। एयर में देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट देख लो,
रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या लिखोगे? 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो लिखोगे F माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 0, या F बराबर क्या लिखोगे? टी साइन थीटा, या टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखो दो? F। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसी रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट आप 0 कर लो, यहाँ कर लो। रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट 0 कर लो। y कंपोनेंट क्या है? t cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? mg। बोलो डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिल जाएगा? हियर से tan थीटा इज इक्वल्स टू F बाई mg, है ना। ये इक्वेशन नंबर क्या मिल गया आपको? 1 2 3 नहीं, t tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? F बाई mg। कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे थोड़ा जगह छोड़ देना, मैंने कोई इधर उधर फिर से कैलकुलेशन करना पड़े तो जरूरत है। अब आओ लिक्विड के लिए, क्या लिखेंगे? फॉर लिक्विड, फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए देख लो बाबू, एफबीडी बनाना पड़ेगा, इसका बनाओ। नीचे की ओर क्या लग जाएगी? mg, क्योंकि ये बॉल के पास अपना क्या है? मास है, तो नीचे mg लग जाएगा। ये भी q है, ये भी q है, तो चार्जेस इधर की ओर क्या लग जाएगा? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स अलग है, क्योंकि आपको पता है कि मीडियम के आपको पढ़ाया था कि मीडियम अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो जो एयर या वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उससे कुछ फैक्टर्स ये फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड दैट फैक्टर इज के, और वही के यहाँ पे पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? या एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग बोल रहे थे। बोलो याद आ रहा है? याद आ रहा है पक्का? देखो तो यहाँ पे ये फोर्स हो जाएगा, ये एफ डैश हो जाएगा, और एफ डैश होने के कारण इसमें जो टेंशन की वैल्यू भी होगी वो भी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और क्या क्या लगेगा? तो सोचो कि अगर इसको वाटर में डिप किया गया है और इसको स्फेरिकल बॉल मानते हैं तो एक बॉयंसी फोर्स क्या लगेगा? इसके ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लगेगा ना साहब। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा था साहब? याद रखो कि अगर किसी बॉल को अगर डिप करते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो एक बॉयंसी फोर्स ऊपर की ओर लगता है ना। तो वो बॉयंसी फोर्स इसमें ऊपर की ओर लग जाएगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं बी। एक बॉयंसी फोर्स इधर की ओर लगेगा। अब ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब कंपोनेंट में ब्रेक कर लो तो सिर्फ यही टी, ये एक्स एक्सिस कर लो, ये वाई एक्सिस कर लो, तो टी एक्स और वाई में मिल रहा है, तो इसको तोड़ लो, तो इधर की ओर हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, और इधर की ओर कंपोनेंट टूट जाएगा टी कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या लिख लो? रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट 0, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी डैश, सॉरी यहाँ पे टी डैश हो जाएगा क्योंकि अलग टेंशन हो जाएगा। टी डैश साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एफ डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और टी डैश कॉस थीटा प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? mg, या टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg माइनस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर लो बाबू? 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। तो 1 डिवाइडेड बाई जब 2 करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? अरे बाप रे बाप, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2, तो टी डैश इज कैंसिल हो टी डैश, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ मिल जाएगा आपको tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ डैश बाई mg माइनस बी। ये इक्वेशन नंबर वो 3 था, ये मान लो 4। कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, दोनों बराबर कर लो। क्या लिख लोगे? फ्रॉम इक्वेशन वन एंड 2, सॉरी 3 एंड 4, नहीं 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा? F बाई एम जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा F डैश बाई mg माइनस बॉयंसी फोर्स। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब देख, कह रहा है यहाँ देख, एफ डैश वह फोर्स है जो लिक्विड में प्रेजेंट है, मतलब किसी मीडियम में प्रेजेंट है, तो मीडियम प्रेजेंट है, और ये जो फोर्स है एफ, ये एयर में है, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो जितना एयर में फोर्स होता है उससे कोई फैक्टर से कम हो जाता है, और यही आपका क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
और यही आपको क्या करना है, निकालना है। बोलो हाँ कि ना। तो एफ डैश के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें एफ बाई, और देखो मास एम को क्या लिख सकते हैं, चूंकि डेंसिटी दिया हुआ है बॉल की डेंसिटी, तो मास बराबर था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज बी। आप मान लो कहाँ मान लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो कि मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, v बराबर वॉल्यूम ऑफ बॉल, ऐसे लिख लो। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो मास बराबर v इंटू रो लिख सकते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका v इंटू रो इंटू जी, जी आ गया। हाँ बराबर एफ डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ बाई के, और एम जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यही है v रो जी माइनस बॉयंसी फोर्स कितना होता है। तो देखिए जो B बराबर होता है बॉयंसी फोर्स VD रो एल इंटू जी। VD क्या है, बॉयंसी फोर्स क्या होता है, हमेशा याद रखें, बॉयंसी फोर्स याद कर लें आज के बाद, VD रो एल इंटू जी, ये छोटा छोटा टर्म है बाबू, याद रखना पड़ेगा। बॉयंसी फोर्स VD रो एल इंटू जी, VD क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिख लो VD क्या है, VD इज द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। बहुत बढ़िया। रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो यहाँ पे डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसके बराबर होगा, बॉल जो है बॉल की वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि बॉल क्या है, इमर्ज्ड हो चुका है। बॉल इज इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड, बॉल किसमें है, लिक्विड में है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा बॉल डूबा होगा। तो पूरा का पूरा बॉल अगर डूबा हुआ है तो इसका मतलब जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होगा वो बेसिकली बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड विच इज इन 11th क्लास। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत गड़बड़ बात है, रिवाइज कर लो। तो ये हो जाएगा V, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितनी है, सिग्मा दिया हुआ है, और ये हो जाएगा G। तो सोचो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V रो जी माइनस बॉयंसी फोर्स कितना हो जाएगा, V सिग्मा G। कोई दिक्कत नहीं। F इज बीइंग कैंसिल आउट बाय F। अब इसमें देख V रो जी नहीं, वी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि V इसमें भी है, V इसमें भी है, V इसमें भी है, और G इसमें भी है, G इसमें भी है, G इसमें भी, काट लो। तो यहाँ बच क्या गया, रो बराबर K इंटू रो माइनस सिग्मा, या K बराबर कितना हो जाएगा, रो बाई रो माइनस सिग्मा। देखो कितना अच्छा आंसर आया साहब, आंसर। बोलो कोई दिक्कत। तो ये सब क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जो चार्जेस दिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले फाइंड आउट कर लेना है, उस पर जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं उस सब फोर्सेस को रख के उसका कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने ऐसे ही करना है, सब आंसर आएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे न्यूमेरिकल को डील करेंगे। बाय बाय।